नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है? वो दुनिया को कैसे देखता है, चीजें कैसे सीखता है? चलिए, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम बाल विकास के सिद्धांतों को एक टीचर की टूल किट की तरह देखेंगे। कुछ ऐसे जरूरी औजार जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या एक बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है, एक खाली बर्तन जिसे हम ज्ञान से भरते जाते हैं? पता है, सालों तक यही माना जाता था, लेकिन शिक्षा को लेकर यह पुरानी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। और जो नई सोच है वो इस एक लाइन में छिपी है। आज की शिक्षा मानती है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। मतलब वो पैसिव लर्नर्स नहीं हैं जो बस चुपचाप सुनते रहें। नहीं, वो तो अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से दुनिया की समझ खुद बनाते हैं। तो सवाल यह है कि बच्चे अपनी समझ बनाते कैसे हैं। इसे जानने के लिए हमें पहले दो मिलते जुलते लेकिन बहुत अलग शब्दों का फर्क समझना होगा। एक है वृद्धि और दूसरा है विकास। देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ वो है जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे किसी का कद बढ़ना, वजन बढ़ना। ये सिर्फ शारीरिक होती है और एक उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट एक कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक हर तरह का बदलाव शामिल है। ये कभी नहीं रुकता। अब विकास पर असर डालने वाले कुछ सामाजिक पहलुओं को भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स की। इसे आप हमारे शरीर के बायोलॉजिकल हार्डवेयर की तरह समझिए। ये वो जैविक सच्चाई है, वो शारीरिक बनावट है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये एक फैक्ट है। और अगर सेक्स बायोलॉजिकल हार्डवेयर है तो जेंडर वो सोशल सॉफ्टवेयर है जो हमारा समाज लिखता है। ये समाज के बनाए हुए नियम और उम्मीदें हैं, जैसे कि लड़के तो रोते नहीं या लड़कियों को शांत रहना चाहिए। ये कोई जैविक सच्चाई नहीं बल्कि समाज की बनाई एक सोच है। अच्छा, शारीरिक विकास की बात करें तो ये दो बड़े सीधे साधे नियमों पर चलता है। पहला है शीर्षगामी, यानी सिर से पैर की ओर। सोचकर देखिए, बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और फिर जाकर चलना। दूसरा नियम है समीप दूराभिमुख, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। विकास रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर हाथों और फिर उंगलियों तक पहुंचता है। ये जो विकास का सफर है ना, ये कई दिलचस्प पड़ावों से होकर गुजरता है। शैशवावस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों से, मतलब छूकर और चखकर दुनिया को जानता है। फिर आती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे खिलौनों की उम्र भी कहते हैं, जहां बच्चे मानते हैं कि उनके खिलौनों में भी जान है। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है, जब दोस्ती जरूरी हो जाती है और पहली बार तार्किक सोच शुरू होती है। और फिर आती है किशोरावस्था, तनाव और तूफान का दौर, जब मैं कौन हूं जैसा सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। तो बच्चे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, इसे समझने के लिए तीन बड़े मनोवैज्ञानिकों ने हमें तीन अलग अलग चश्मे दिए हैं। चलिए एक एक करके पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोहलबर्ग के इन नजरियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे की। पियाजे का मानना था कि हर बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। जैसे कोई साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही बच्चा अपने आसपास की दुनिया के साथ छोटे छोटे प्रयोग करके अपनी समझ खुद बनाता है। तो इस नन्हे वैज्ञानिक का सबसे बड़ा टूल क्या है? पियाजे के मुताबिक वो है स्कीमा। स्कीमा को आप दिमाग में जानकारी के एक फोल्डर की तरह समझिए। मान लीजिए बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक फोल्डर है जिसमें लिखा है 4 पैर, 1 पूंछ और भौंकने की आवाज। अब जब भी वो ऐसी कोई चीज देखेगा तो उसे इसी फोल्डर से मैच करेगा। लेकिन जहां पियाजे बच्चे को एक अकेले वैज्ञानिक की तरह देखते थे, वहीं लेव वाइगॉट्स्की ने कहा, 1 मिनट, तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। वाइगॉट्स्की का मानना था कि कोई भी बच्चा अकेले नहीं सीखता। सीखना तो एक सामाजिक क्रिया है जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा के बिना मुमकिन ही नहीं है। वाइगॉट्स्की का सबसे जरूरी आइडिया है ZPD, जिसे सीखने का मैजिक जोन भी कहते हैं। ये जोन उस चीज के बीच का गैप है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी बड़े या ज्यादा जानकार दोस्त की मदद से कर सकता है। वाइगॉट्स्की कहते थे कि असली सीखना इसी मैजिक जोन में होता है। अब आते हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट लॉरेंस कोहलबर्ग पर। इनका ध्यान इस बात पर था कि बच्चे सही और गलत के बीच फर्क करना कैसे सीखते हैं। मतलब उनका फोकस था नैतिक विकास पर। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। पहले लेवल पर बच्चा सही काम इसलिए करता है ताकि उसे सजा न मिले या कोई इनाम मिल जाए, मतलब पूरा फोकस स्वार्थ पर होता है।
दूसरे लेवल पर बच्चा समाज के नियमों को मानता है ताकि लोग उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहें। और तीसरा और सबसे ऊंचा लेवल वो है जहां इंसान समाज के नियमों से भी ऊपर उठकर इंसानियत और न्याय जैसे सिद्धांतों के लिए खड़ा होता है। तो इन सारी थियरीज का, इन सब बड़े बड़े आइडियाज का मतलब क्या है? असल जिंदगी में एक क्लासरूम में इनका क्या काम? चलिए अब सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हैं और देखते हैं कि एक आधुनिक क्लासरूम कैसा दिखना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव आता है टीचर के रोल में। टीचर अब ज्ञान का तानाशाह नहीं है जो सिर्फ लेक्चर दे। नहीं, अब टीचर एक सुगम करता है, एक गाइड। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि बच्चों को सही सवाल पूछने और जवाब खुद खोजने में मदद करना है। और इस नई सोच में ना गलतियों को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाता है। जैसा कि यहां लिखा है, बच्चे की गलतियां उसकी नाकामी नहीं है, वो तो खिड़कियों की तरह हैं जिनसे एक टीचर बच्चे के दिमाग में झांक सकता है और समझ सकता है कि वो सोच कैसे रहा है। ये पूरी सोच ही प्रगतिशील शिक्षा की नींव है। इसके कुछ सीधे साधे नियम हैं। पहला, रटने के बजाय करके सीखना। दूसरा, क्लासरूम एक लोकतांत्रिक जगह हो जहां हर बच्चे को सवाल पूछने की आजादी हो। और तीसरा, पढ़ाई को किताबों से निकालकर बच्चों की असल जिंदगी से जोड़ा जाए। अच्छा, तो ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर क्या जमीनी हकीकत में भी कुछ बदल रहा है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि ये विचार भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को कैसे आकार दे रहे हैं। सबसे बड़ा और पहला बदलाव है स्कूल का ढांचा। पुराने 10+2 सिस्टम को हटाकर अब 5+3+3+4 का नया सिस्टम लाया गया है। इसमें सबसे जरूरी है शुरुआती 5 साल, जो पूरी तरह से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस करते हैं, बिना किसी परीक्षा के बोझ के। और इस नीति में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो सच में गेम चेंजर हैं। जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बीच की दीवारें गिरा दी गई हैं। अब कोई फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। कक्षा 5 तक पढ़ाई मातृभाषा में कराने पर जोर है। और रिपोर्ट कार्ड भी अब 360 डिग्री होंगे, जिसमें बच्चे खुद को भी आंकेंगे। तो इन सारे बदलावों का, इस पूरी कवायद का एक ही बड़ा मकसद है, भारतीय शिक्षा से रटने की आदत को जड़ से खत्म करना और उसकी जगह समझने, सवाल पूछने और क्रिटिकल थिंकिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ज़रूरी और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। अगर हम मानते हैं कि सीखने के लिए गलतियां करना ज़रूरी है, तो हम अपने उस परीक्षा सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं जो आज भी मुख्य रूप से गलतियों के लिए नंबर काटता है और उन्हें सज़ा देता है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।